हो गया। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज व्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं हर्ष रंजन और आज हम चर्चा करेंगे देश की अर्थव्यवस्था पर, आने वाले बजट पर और शेयर मार्केट पर क्या कुछ चल रहा है। आपको एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। और इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल और बिजनेस एनालिस्ट विशाल दहिया मौजूद हैं। विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष जी, नमस्कार। तो सरकार बन गई है। सरकार बनने के बाद संसद सत्र भी चल चुका। सबने ओथ ले लिया, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया। अब 22 तारीख से यानी 22 जुलाई से फिर से बजट सत्र शुरू हो रहा है और 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण, जो देश की वित्त मंत्री हैं, दोस्तों बजट को पेश करेंगी। बजट पहले भी पेश किया जा चुका है, अंतरिम बजट। और अंतरिम बजट में जो बातें कही गई हैं उसे अगर हम ट्रेलर समझें, उसी को अब आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, क्योंकि गवर्नमेंट में एक कंटिन्यूटी है। जो मंत्री थे वही बने हैं, जो पॉलिसीज थी उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच बड़ी चीज ये हुई है कि भारतीय शेयर बाजारों ने नई ऊंचाइयां देखी हैं। सेंसेक्स 80,000 हो चुका था शुक्रवार को छू के, हालांकि फिर नीचे आया है। आज थोड़ा सा मार्केट डाउन है और उसकी वजह शायद कंपनी के जो नतीजे आ रहे हैं वो हो सकते हैं, अभी पता चलेगा। लेकिन हम एक तरीके से विशाल मान लें कि सेंसेक्स जो है वो 80,000 तक पहुंच ही चुका है। 80,000 के आसपास है, हो सकता है एक दो दिन में 80,000 के पार वो बंद हो। क्या आप इसे मार्केट की वोलेटिलिटी मानते हैं? क्या आप मान रहे हैं कि ये एक बबल है जो कि कभी भी बर्स्ट कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आम निवेशकों को जो बाजार से अभी बहुत खुश हैं, क्या ये सही वक्त है घुसने का? देखिए, आप मार्केट की वॉलेटिलिटी है या बबल है, इसके कई सारे पैमाने और कई सारे पैरामीटर्स होते हैं हर्ष जी, जैसा कि हम सब देखते आए हैं और समझते आए हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो ग्रोथ है सेंसेक्स में, जिसे ग्रोथ कहा जाता है, कि वो जो लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं, उनकी गति क्या है, उनके अलग अलग पैरामीटर्स क्या हैं। तो जो 10,000 की जो उछाल जिसे कही जाती है, यानी कि 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, तो वो जो 70 से 80 की उछाल है, वो 70 से 80 की यात्रा जो सेंसेक्स ने पूरी की, वो सबसे कम समय में पूरी की। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये जो 70 से 80 के बीच का जो रास्ता था, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी और सबसे महत्वपूर्ण था भारत का आम चुनाव। आम चुनाव के दौरान हमने देखा कि सेंसेक्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आई, यानी कि उतार चढ़ाव रहा। और उस वक्त भी हमने इस बात की चर्चा की और ये समझे कि जो चुनाव है, वो हर चुनाव के समय ऐसा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन नतीजे आने के बाद जो कंटिन्यूटी जिसकी आप बात कर रहे थे, यानी कि वही सरकार जो कि पिछले 10 साल से थी, वही एक बार तीसरी बार फिर टर्म में आई। वही प्रधानमंत्री जो कि 10 साल से प्रधानमंत्री थे, वो फिर प्रधानमंत्री बने। वही वित्त मंत्री हैं, वही विदेश मंत्री हैं, वही रक्षा मंत्री हैं, वही परिवहन मंत्री हैं, वही गृह मंत्री हैं। तो ये अपने आप में एक जो इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक भरोसा दिखाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री में है, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और केवल जब मैं निवेशकों की बात कर रहा हूं तो केवल देसी निवेशक नहीं, विदेशी निवेशकों की भी बात कर रहे हैं और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात आती है पॉलिसी में कंटिन्यूटी की। अब अगर कोई सरकार 10 साल तक लगातार रही थी और वो तीसरी बार फिर चुन के आती है, तो ये तय है कि वो पॉलिसी जो 10 साल से चला रही थी वो अगले 5 साल भी चलाएगी, उसी तरह की पॉलिसीज लेके आएगी। और बाजार में जब निवेशक अपना निवेश करते हैं, तो ये सोच समझ के निवेश करते हैं कि किसी सेक्टर में वो निवेश करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित सरकार की पॉलिसीज क्या है और क्या उनमें अचानक बदलाव हो सकता है। क्योंकि अगर आज निवेशक के तौर पर आपने बाजार में पैसा लगाया किसी सेक्टर में और उसकी पॉलिसी 5 दिन बाद अचानक से बदल गई, तो उसका असर जो है बाजार पर भी दिखेगा और निवेशक होने के नाते आपने जो पैसा लगाया उस पर भी पड़ेगा। तो ये सब जो पहलू है, इन सबको समझ के अगर देखा जाए तो ये कहना उचित नहीं होगा कि ये एक सिर्फ बबल है। लेकिन हाँ, जब इस तरह की स्थिति आती है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में जरूर रहती है, यानी कि निवेशकों को और खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर जिनको हम कहते हैं, छोटे निवेशक आपके और मेरे जैसे, उनको ये देखना जरूरी है कि वो सोच समझ कर अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करें। किस सेक्टर में कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। केवल भेड़ चाल में शामिल ना हो, क्योंकि इस तरह की जब जिसे कहा जाए बुल रन होती है, तो उसमें
कभी कभार ठोकर भी खानी पड़ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर सिनेरियो नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। नहीं, सिनेरियो नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि ना सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बल्कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, उन्होंने भी काफी निवेश किया हुआ है। और यही वजह है कि जब जब एफआईआईज अपने हाथ खींचते हैं, भारतीय बाजारों से पैसे निकालते हैं, इसके बावजूद बाजार कोई नोज डाइव नहीं करता, बहुत उस पर असर नहीं पड़ता। यहाँ विशाल, मैं दो आंकड़ों के साथ अगले सवाल पर आपके पास आता हूं कि जनवरी महीने से लेकर जून के महीने तक 6 महीने में 30 जून तक जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 1 ट्रिलियन रुपये से बढ़ गया है। 1 ट्रिलियन बहुत बड़ा रुपया होता है। भारत की इकोनॉमी ही अभी 4 ट्रिलियन है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 6 महीने में 1 ट्रिलियन बढ़ा है। सिर्फ जून के महीने में 42 लाख नए डीमेट अकाउंट खोले गए हैं। तो ये आपकी बात को जस्टिफाई करता है कि मार्केट में कुछ निगेटिविटी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं। और सही बात है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो सोच समझकर, कंपनी देखकर, भेड़ चाल में नहीं, अपने पैसे बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उतना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम म्यूचुअल फंड के जरिए तो आप जरूर ही कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड वहां करता है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि जो ये सेंसेक्स 80,000 पहुंचा है, 24,500 के आसपास निफ्टी जो पहुंच गया है, ये जो बुक वैल्यूज हैं कंपनी की और जो उनके शेयर प्राइसेस हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी के शेयरों का जो एक्चुअल वैल्यूएशन है, उससे कहीं ज्यादा जो उसका मार्केट वैल्यूएशन है वो हो चुका है। तो जिन्होंने पहले से पैसे लगाए हुए हैं वो तो ठीक है। अब दो सवाल है और इसका संक्षेप में आप बताइएगा कि क्या नए निवेशकों के लिए सीधे इस समय इक्विटी मार्केट में, जबकि इतने राइज पर है, घुसना ठीक रहेगा? और जैसे कि आपकी बातचीत से लगा कि मार्केट करेक्शन ले सकता है, वोलेटिलिटी रह सकती है, ऐसे में जिन्होंने पहले से पैसे लगाए हुए हैं, क्या उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए? देखिए, ये तो ग्राउंड रूल है सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट का। हर्ष जी, सभी जो इन्वेस्ट करते हैं वो जानते हैं कि जब आपको बाजार में उछाल दिखे तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करिए अपने हिसाब से। लेकिन आपने ओवर वैल्यूएशन की बात की और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस तरह के कई केसेस हमने पहले भी देखे हैं और जो नई कंपनियां भी आई उनमें भी देखे हैं कि जब ओवर वैल्यूएशन हो जाती है कंपनी की तो वो फिर धड़ाम से जो है मतलब नीचे भी आती है और उसका खामियाजा ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ही भुगतते हैं, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको एक एक जिसे कहा जाए प्रोफेशनल व्यू पॉइंट से वो इसको देखते हैं और वो शायद अपना एग्जिट पहले ले लेते हैं। लेकिन हाँ, नए जो निवेशक हैं इस तरह की कंपनीज में, खासतौर पे जो रिटेल निवेशक हैं, वो ये जांच परख कर ही अंदर जाएं कि क्या जो बुक वैल्यू की आप बात कर रहे हैं क्या वो कॉरेस्पॉन्डिंग है उसकी शेयर वैल्यू के साथ, क्या उसमें इतना ज्यादा उछाल तो नहीं आ गया है कि अब करेक्शन के बाद वो नीचे ही आए। तो वो आपको फंडामेंटल्स जो हैं, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जो फंडामेंटल्स हैं उन पर जोर देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। मैं जैसा पहले कह रहा था, आप केवल भेड़ चाल में शामिल नहीं हो सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलिए हम भी इस बस में सवार हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी बस है जो कि ना तो कभी सीधी ऊपर जाती है और ना ही कभी सीधी नीचे आती है। ये ऐसे वेव की तरह ऊपर नीचे चलती रहती है। तो आप में इतना सब्र होना चाहिए और इतनी समझ भी होनी चाहिए कि कहां आपको इस बस में चढ़ना है और कहां आपको इसमें उतरना है। सब्र की बात आप कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आम निवेशकों के लिए। जो ट्रेडर हैं वो तो अपने हिसाब से करते हैं, हम बातचीत आम निवेशकों के लिए कर रहे हैं। और यहां आम निवेशकों को यह समझना होगा, जिस बात को विशाल हमारे एक्सपर्ट बार बार बता रहे हैं कि सोच समझकर, कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर आप लगाएं। तो शायद हम ये कहना चाह रहे हैं दर्शकों आपसे कि एक तो आप इन्वेस्टर होके मार्केट में जाइए, ट्रेडर होके मत जाइए। क्योंकि दोनों के बीच का फर्क यह है कि ट्रेडर आज ही खरीदता है, आज ही बेचता है, बहुत जल्दी बेचता खरीदता है और दिन में कई बार अपने सौदे को पूरा करता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो एक बार पैसे लगाता है और उसके बाद टाइम होराइजन अपना साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल रखता है, तब पैसे को ग्रो होते देखता है। तो एक तो आप इन्वेस्टर होके जाए। और दूसरी चीज ये है कि आपके पास जितने भी पैसे हों उसको एक ही साथ नहीं लगाते। आपने देखा होगा, बचपन में हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते थे कि बाहर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने सारे पैसे को एक ही जेब में नहीं रखें,
उसे अलग अलग डाइवर्सिफाई करे, कुछ पैंट की जेब में, कुछ कोट की जेब में, कुछ शर्ट की जेब में, ताकि अगर कहीं पॉकेटमारी हो जाए, आपकी जेब तराशी हो जाए, तो कुछ पैसे बचे रहें, सारे के सारे एक साथ नहीं चले जाए। और विशाल, आप तो इंग्लिश में जानते हैं कि वो कहावत भी है कि वन शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। यस, तो इंडीड। तो ये है, जहां तक मुझे लग रहा है कि अच्छे शेयर चुने, अच्छे शेयर से जो लार्ज कैप भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, कंपनी अच्छी हो, कंपनी लंबे समय से चल रही हो, और ये जरूर देख लें कि उसमें अचानक से उसके शेयर प्राइसेस नहीं बढ़े हो, नहीं तो उसमें कुछ मार्केट की हेरफेर भी हो सकती है, क्योंकि अचानक से अगर किसी ने बहुत ज्यादा पैसे लगा के शेयर खरीद लिए तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं और मार्केट में ये खेल चलते रहता है। तो सेंसेक्स 80,000 जो हुआ है, इससे बहुत उछलने की जरूरत नहीं है। आप धीमे धीमे अपना, अगर बहुत पहले से लगाया हुआ है तो 20% 25% प्रॉफिट बुक करते चलें, उस पैसे को सेफ इन्वेस्ट करें। और नए निवेशक अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक साथ नहीं करें, धीमे धीमे करें, महीने 2 महीने 3 महीने के अंतराल पर, अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं उसको उसमें बांट लें। और विशाल, एक सवाल और, चूंकि हमने बजट की भी बात की थी, जी। जब इंटरिम बजट आया था तो उसमें सबसे ज्यादा कैपेक्स पे फोकस किया गया था, और सबसे ज्यादा बजट राशि भी उसको दी गई थी। मुझे याद है 11,11,000 करोड़, इस तरीके से वो 11,11 की रकम थी। पिछले कई वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी 2014 से बने हैं, हमने देखा है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में भी एक समझदारी है, क्योंकि वो आगे अभी बढ़ने वाला है। लेकिन यहां मेरा सवाल ये है कि क्या, चूंकि अब सरकार जो है दो बैसाखियों पर है, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, और बाकी दल भी हैं छोटे मोटे, ऐसे में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ही जोर रहेगा जो इंटरिम बजट में कहा गया था, या चूंकि राज्य जो है वो मांग रहे हैं, आंध्र प्रदेश मांग रहा है, बिहार मांग रहा है, और उनको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, तो एक मेजर चंक जो केंद्र के फंड का है वहां जाएगा उनके पास। तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं, चूंकि आप बजट बहुत सालों से संसद के लिए कवर करते आए हैं, वहां आप 12 वर्षों से ज्यादा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि बजट में कुछ ट्वीक किया जा सकता है? देखिए, आप बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हर्ष जी, आ, संक्षेप में अगर आपको बताऊं तो पिछले जो 10 बजट आए, वो एक मेजॉरिटी सरकार के बजट थे। ये जो बजट आएगा वो एक गठबंधन सरकार का बजट आएगा, और अगर आपको गठबंधन सरकार के बजटों पर नजर डालनी है तो आपको 10 साल पहले जाना पड़ेगा। यानी कि 2004 से 2014 के बीच में आप देख सकते हैं, 1999 से 2004 के बीच में देख सकते हैं, उससे पहले की सरकारों में भी देख सकते हैं। तो जब गठबंधन सरकारों का बजट आता है तो उसमें कई सारे कंसिडरेशंस होते हैं जिनको रखना पड़ता है। हालांकि जिस तरह से स्टैंड लिया गया है सरकार की तरफ से, या जिस तरह से रिपीटिशन हमने देखा है मंत्रिमंडल में, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ही है, उन्हीं के पास जिम्मेदारी है, टीम उनकी लगभग वही है। तो मोटे तौर पर ये समझा जा सकता है कि वो जो ट्वीक है वो शायद उतना बड़ा ना हो जितना बड़ा पिछली गठबंधन सरकारों में रहा था, लेकिन जहां तक केपेक्स की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उस पर जोर अभी भी रहेगा। हो सकता है कि उसका थोड़ा सा डिवीजन हो जाए, थोड़ा सा राज्यों की तरफ बंटवारा हो जाए, कि जो राज्यों को धन दिया जाएगा, खासतौर पे आंध्र प्रदेश और बिहार की तरफ से जो मांग आ रही है, उसको इस तरह उसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन ज्यादा फोकस हमें देखने को मिल सकता है सोशल सेक्टर स्कीम्स पर। ज्यादा फोकस हमें देखने को मिल सकता है कि कैसे त्वरित राहत जिसे कहते हैं, तुरंत राहत, यानी कि उधर फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पढ़ा और इधर आम आदमी के नाते आपको और मुझे ये खुशी हुई कि हाँ, मुझे ये मिल गया। तो वो जो मिलने की खुशी है बजट से, वो शायद इस बजट में कुछ और देखने को मिले, उससे ज्यादा देखने को मिले जितना पिछले 10 बजटों में देखने को मिला। क्योंकि पिछले कई सालों में बजट इस प्रकार के रहे जिसको सुनने के बाद त्वरित पर्सनल खुशी जिसे कहा जाता है वो शायद ना मिली हो। हालांकि एक ओवरऑल इकोनॉमिक का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसको जरूर पुश मिला। तो वही, ये जनता की तरफ लुभावना बजट थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सोशल सेक्टर स्कीम पे थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है, इंफ्रा पे भी फोकस रहेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्वीक जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल विशाल, आपका इशारा जहां पर है उसे मैं अपने दर्शकों के लिए खोल के बता दूं कि देश की जीडीपी ग्रोथ जो है इस समय 7.6% रही थी, लेकिन जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है लोगों का वो कम है
3.7 के आसपास है, उसका आधा है। और अगर जीडीपी की ग्रोथ को हमें उतना बरकरार रखना है तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल कंजम्पशन को बढ़ाना होगा। और पर्सनल कंजम्पशन तभी बढ़ता है जब हमारे आपके आम जनता के हाथ में पैसे हों। तो हमारे एक्सपर्ट विशाल जो इशारा कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि हो सकता है कि टैक्स की दरों में कुछ छूट दी जाए, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, कुछ नए स्लैब आए। इन छूट से क्या होगा कि हमारे आपके हाथ में ज्यादा पैसे होंगे, तो हम सीधे मॉल बाजार की ओर रुख करेंगे और उनसे एक खरीदारी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, जो देश की इकोनॉमी में अल्टीमेटली हेल्प करेगा। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, विशाल जी यही कह रहे थे कि चूंकि चंद्रबाबू नायडू खुद बहुत एक विकासशील मुख्यमंत्री रहे हैं, इंफ्रा पे उनका बहुत पुराने समय से 90 के दशक से फोकस रहा है। बिहार के नीतीश कुमार भी विकास के लिए जाने जाते हैं, काम के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि कुछ फंड्स में जो बजट है राज्यों में आगे पीछे हो, लेकिन कुल मिलाकर जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो बना रहेगा। और मेरा तो मानना है विशाल की क्या राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास नहीं होगा? भाई हम राज्यों का विकास करते हैं तभी तो देश का विकास होता है। देखिए, तो इंतजार करते हैं। ये थोड़ी-सी गहन चर्चा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे एक बार फिर से हम बैठ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी कई पहलू हैं, कई उतार-चढ़ाव हैं, कई नज़रिए बिल्कुल, से इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। तो दर्शकों फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ व्यूज़ पे। आप अगर हमें मदद करना चाहते हैं, आपको हमारी बातचीत ठीक लगी, तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और हम फिर ऐसी चर्चाएँ और लेकर आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। चलिए साहब, हो गया, ये मैंने आपका कर दिया। बस भैया अब मैं तुरंत नाश्ता करके निकलूँगा, तो आप ठीक। ऐसा है